चलिए आज इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है। किसी देश का दर्शन, उसकी जो सोच होती है, वो उसकी शिक्षा प्रणाली को कैसे आकार देती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे भारतीय शिक्षा के दर्शन, उसकी नीतियों और जो हमारे आधुनिक विचारक हुए हैं उनकी सोच पर एक बहुत ही व्यापक नजर डालते हैं। बिल्कुल। और हमारा मिशन सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है। हम उन धागों को जोड़ने की कोशिश करेंगे जो हजारों साल पुराने, जैसे वेदांत दर्शन, को आज के क्लासरूम की हकीकत से जोड़ते हैं। अच्छा। हम ये समझेंगे कि ये महान विचार आज भी सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है उसे कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तो फिर शुरुआत कहाँ से की जाए? स्रोत हमें सीधे भारतीय दर्शन की जड़ों तक ले जाते हैं, जहाँ दो मुख्य धाराएं हैं, है ना? आस्तिक। हाँ, आस्तिक जो वेदों में विश्वास करते हैं, और नास्तिक जो वेदों के अधिकार को नहीं मानते। हाँ, और यहीं से हमें दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए मिलते हैं। एक तरफ है वेदांत दर्शन, ये अद्वैत के सिद्धांत पर आधारित है। अद्वैत? इसका मतलब क्या हुआ? अद्वैत का मतलब है दो नहीं। इसका मानना है कि हम सब, ये पूरी कायनात, एक ही सार्वभौमिक चेतना का हिस्सा है, एक ही शक्ति का, जिसे ब्रह्म कहा गया है। अच्छा, जैसे सब कुछ एक ही है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि हम सब एक ही महासागर की अलग अलग लहरें हैं, दिखने में अलग पर असल में तो एक ही हैं। ये तो बहुत गहरा विचार है। तो फिर इस दर्शन के हिसाब से शिक्षा का मकसद क्या हुआ? मतलब सिर्फ गणित विज्ञान सीखना तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। वेदांत के अनुसार जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष है, यानी इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना और उस परम सत्य को जान लेना कि हम ब्रह्म का ही हिस्सा हैं। हाँ, इसीलिए वेदांत में दो तरह के ज्ञान की बात की गई है। एक है पराविद्या और दूसरी है अपराविद्या। परा और अपरा। अपराविद्या वो सारा सांसारिक ज्ञान है, विज्ञान, भाषा, गणित, जो दुनिया चलाने के लिए जरूरी है। लेकिन पराविद्या वो आध्यात्मिक ज्ञान है जो हमें खुद को और उस परम सत्य को जानने में मदद करता है। शिक्षा का असली मकसद तो पराविद्या ही है। एक मिनट, ये बात तो कमाल की है। मतलब हम आज जिन सवालों से जूझ रहे हैं कि पढ़ाई का मकसद क्या है, एक अच्छी नौकरी या एक बेहतर इंसान बनना, ये सवाल तो हजारों साल पुराने हैं। हमारी शिक्षा की नींव में ही ये दुविधा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही भारतीय शिक्षा का सबसे बड़ा, आप कह सकती हैं, एक संघर्ष रहा है। और ये संघर्ष तब और भी साफ हो जाता है जब हम दूसरे बड़े दर्शन सांख्य को देखते हैं। अच्छा। वेदांत अगर कहता है कि सब कुछ एक है, तो सांख्य दर्शन द्वैतवाद की बात करता है, यानी वो दो चीजें क्या हैं? सांख्य के मुताबिक ये ब्रह्मांड दो मौलिक चीजों से बना है। पहली है पुरुष यानी चेतना, और दूसरी है प्रकृति, मतलब पदार्थ या मटीरिया। पुरुष और प्रकृति, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक नाटक चल रहा है, तो पुरुष वो दर्शक है जो चुपचाप बैठा सब देख रहा है, वो बदलता नहीं, वो सिर्फ साक्षी है। और प्रकृति वो पूरा स्टेज है जिस पर नाटक हो रहा है, सारे किरदार, सारी घटनाएं जो लगातार बदल रही हैं। समझ गया। सांख्य के अनुसार सच्चा ज्ञान इसी फर्क को समझने में है, पुरुष और प्रकृति के फर्क को। तो एक दर्शन कहता है कि दर्शक और नाटक एक ही हैं, और दूसरा कहता है कि दोनों बिल्कुल अलग हैं। ये तो जमीन आसमान का फर्क हुआ। निश्चित रूप से। और इसीलिए शिक्षा को लेकर उनका नजरिया भी अलग है। एक का लक्ष्य एकता को महसूस करना है, दूसरे का लक्ष्य चेतना को पदार्थ के भ्रम से अलग करना सीखना है। और ये विचार सिर्फ पुरानी किताबों में नहीं रहे। बिल्कुल नहीं। जब भारत आजादी के लिए लड़ रहा था, तब हमारे आधुनिक विचारकों ने इन्हीं जड़ों से प्रेरणा ली। उन्होंने एक नए भारत के लिए शिक्षा की एक नई कल्पना की। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग। प्रकृति की गोद में सीखना, इसी सोच से तो उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। वो ब्रिटिश प्रणाली के बहुत बड़े आलोचक थे ना? बहुत बड़े। वो कहते थे कि ये प्रणाली तो सिर्फ क्लर्क बना रही है, इंसान नहीं। और गांधी जी, उनका दृष्टिकोण इससे कैसे अलग था? महात्मा गांधी ने नई तालीम का विचार दिया। ये शिल्प केंद्रित शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर आधारित थी। बहुत ही प्रैक्टिकल, मतलब करके सीखने वाला दृष्टिकोण। तो एक तरफ टैगोर का समग्र आध्यात्मिक विकास जी, और दूसरी तरफ गांधी जी का व्यावहारिक आत्मनिर्भर बनाने वाला मॉडल। बिल्कुल। हम यहाँ एक द्वंद्व देखते हैं। एक तरफ आध्यात्मिक विकास है
और दूसरी तरफ व्यावहारिक और राष्ट्र निर्माण वाली शिक्षा। स्वामी विवेकानंद ने व्यावहारिक वेदांत की बात करके इन दोनों को जोड़ने की कोशिश भी की थी, ताकि दर्शन राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके। हाँ। तो ये हुई दर्शन और बड़े विचारकों की बात। लेकिन ये महान विचार जमीनी हकीकत कैसे बनते हैं? मतलब किसी सरकार के लिए इन फिलॉसफीज को देश के लाखों स्कूलों तक पहुंचाने का तरीका क्या है? यहीं पर शिक्षा नीतियां काम आती हैं। बिल्कुल। और यहाँ हमें एक क्रमिक विकास दिखाई देता है। आज़ादी के बाद भारत बहुत विविध देश था। हर राज्य की अपनी अलग शिक्षा व्यवस्था थी। हाँ। तो 1968 में जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसका सबसे बड़ा काम था एक समान ढांचा तैयार करना। वही 10+2+3 वाला पैटर्न। हाँ, वही 10+2+3 पैटर्न। इसकी शुरुआत उसी नीति ने की थी और ये आज तक हमारे सिस्टम की नींव है। मकसद था पूरे देश में शिक्षा में एकरूपता लाना। तो ये एक तरह से पूरे देश के लिए शिक्षा की एक रेलवे लाइन बिछाने जैसा था, ताकि सब एक ही रास्ते पर चलें। बहुत अच्छा उदाहरण है। अब जब लाइन बिछ गई तो अगला सवाल था कि क्या ट्रेन में सभी यात्री बैठ पा रहे हैं, और जो बैठ रहे हैं क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं? अच्छा। इसी सवाल का जवाब देने के लिए 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। इसका जोर संरचना से हटकर पहुंच और गुणवत्ता पर था। पहुंच और गुणवत्ता, इसका असल में क्या मतलब था जमीन पर? इसका मतलब था यूनिवर्सल एनरोलमेंट और रिटेंशन। ये सरकारी शब्द लग सकते हैं, पर इनका मतलब बहुत गहरा है। एनरोलमेंट मतलब ये पक्का करना कि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति का हो, स्कूल में दाखिला जरूर ले। और रिटेंशन? और उससे भी जरूरी था रिटेंशन, यानी ये सुनिश्चित करना कि वो बच्चा पढ़ाई पूरी करने तक स्कूल में टिका रहे, क्योंकि उस दौर में बच्चों का बीच में ही स्कूल छोड़ देना एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या थी। इसी नीति ने एनसीईआरटी और यूजीसी जैसी संस्थाओं को भी मजबूत किया, ताकि किताबों और पढ़ाई का स्तर सुधरे। स्रोतों में एक बहुत ही खास आयोग का जिक्र है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, जस्टिस वर्मा आयोग। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2012 में बना जस्टिस वर्मा आयोग हमारे देश का एकमात्र ऐसा आयोग था जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन को समर्पित था। सिर्फ शिक्षकों के लिए? हाँ। सोचिए, हम हमेशा बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने वालों की गुणवत्ता पर ध्यान देने के लिए एक ही आयोग बना। ऐसा क्यों? क्या शिक्षकों के प्रशिक्षण में कोई बड़ी समस्या थी? बहुत बड़ी। आयोग ने पाया कि देश में बीएड और डीएड कराने वाले कॉलेजों की बाढ़ आ गई थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर की गुणवत्ता बहुत बहुत ही खराब थी। वो सिर्फ डिग्री बांटने की दुकानें बनकर रह गए थे। अच्छा। इसी आयोग ने एक बहुत बड़ी सिफारिश की थी कि बीएड कार्यक्रम को 1 साल से बढ़ाकर 2 साल का कर दिया जाए, ताकि शिक्षकों को बेहतर ट्रेनिंग मिल सके। बिल्कुल, ताकि उन्हें क्लासरूम में जाने से पहले ज्यादा गहरा और बेहतर प्रशिक्षण मिल सके। ये एक यादगार तथ्य है, क्योंकि इस बात को रेखांकित करता है कि शिक्षा की गुणवत्ता आखिरकार शिक्षकों की गुणवत्ता पर ही निर्भर करती है। ये सारी बातचीत हमें सीधे आज के क्लासरूम के दरवाजे तक ले आती है। ये सारे दर्शन, ये नीतियां आज एक बच्चे के लिए, खासकर उस बच्चे के लिए जिसे सिस्टम में मुश्किल होती है, इन सब का क्या मतलब है? यहीं पर समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की अवधारणा सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। और ये सिर्फ दिव्यांग बच्चों के बारे में नहीं है। नहीं, ये हर उस बच्चे के बारे में है जो भाषा, जाति, गरीबी या किसी भी वजह से अलग थलग महसूस कर सकता है। और हमारे स्रोतों में एकीकृत और समावेशी शिक्षा के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर बताया गया है। हाँ, मैंने ये दोनों शब्द सुने हैं। लोग अक्सर इन्हें एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन हमारे स्रोत कहते हैं कि बहुत अलग हैं। क्या अंतर है वो? ये सोच का अंतर है। देखिए, एकीकृत शिक्षा का मतलब है कि हम दिव्यांग बच्चे को एक नियमित स्कूल में दाखिला तो दे देते हैं, लेकिन सिस्टम में कोई खास बदलाव नहीं करते। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चा खुद को सिस्टम के हिसाब से ढालेगा। अगर स्कूल में सीढ़ियां हैं और बच्चा व्हीलचेयर पर है, तो ये एक तरह से बच्चे की समस्या है। और समावेशी शिक्षा? समावेशी शिक्षा ठीक इसका उल्टा कहती है। वो कहती है कि बच्चा सिस्टम के लिए नहीं बना, सिस्टम बच्चे के लिए बना है। अच्छा। अगर एक भी बच्चा व्हीलचेयर पर है, तो स्कूल में रैंप बनाना सिस्टम की जिम्मेदारी है। मतलब हम बच्चे को सिस्टम में फिट करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम सिस्टम को ही इतना लचीला बनाते हैं कि वो हर तरह के बच्चे की जरूरतों को पूरा कर सकें। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है ना? ये एक क्रांतिकारी बदलाव है। और इसी दिशा में एक बड़ा कदम RPWD एक्ट है,
जिसके तहत अब 21 तरह के अक्षमताओं को कानूनी मान्यता दी गई है। पहले ये संख्या बहुत कम थी। तो आज हमने वेदांत के उस गहरे सवाल से यात्रा शुरू की कि मैं कौन हूं, फिर गांधी और टैगोर के सपनों को देखा, और अब हम एक क्लासरूम में व्हीलचेयर के लिए बने रैंप की ठोस हकीकत तक पहुंच गए हैं। ये एक अविश्वसनीय सफर है। संक्षेप में कहें तो भारतीय शिक्षा की कहानी में हमेशा एक केंद्रीय तनाव रहा है, परा और अपरा विद्या के बीच का संतुलन। आध्यात्मिक और सांसारिक ज्ञान के बीच। हाँ, एक आदर्श इंसान बनाने की चाहत और देश के लिए एक कुशल नागरिक तैयार करने की जरूरत के बीच ये एक निरंतर चलने वाला संवाद है जो आज भी हमारी हर नई शिक्षा नीति में झलकता है। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। एक और महान विचारक थे श्री अरबिंदो, जिन्होंने अभिन्न शिक्षा यानी इंटीग्रल एजुकेशन की बात की थी। इंटीग्रल एजुकेशन। उनका मानना था कि सच्ची शिक्षा वो है जो इंसान के पांचों पहलुओं का एक साथ विकास करे: शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, आंतरिक और आध्यात्मिक। एक संपूर्ण विकास। बिल्कुल। तो आज की दुनिया में जो तेजी से सिर्फ नौकरी के लिए जरूरी कौशल और टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित कर रही है, एक सच्ची अभिन्न शिक्षा कैसी दिखेगी? और इस दौड़ में हम एक संपूर्ण इंसान बनाने की प्रक्रिया में क्या कुछ पीछे छोड़ते जा रहे हैं?